नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर। जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, अंतिम पार्ट 4। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए आज के अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और की सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। बनावली। उत्तर डी। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। एक एक और एवं दो सही हैं। एक एवं तीन सही हैं। दो एवं तीन सही हैं। एक, दो एवं तीन सही हैं। एक एवं दो सही हैं। अगला प्रश्न। उत्तर ए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है कथन एवं कारण वाला। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, जिसका कारण था वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। कथन कहता है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, जिसका कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर इज बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। उत्तर बी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतपाय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोट दीजी से, आमरे से। धौलावीरा से। उत्तर बी, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गईं। इन खोजों में शैलकृत जलखंड महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जिस राज्य में है वह है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। धौलावीरा जिस राज्य में है स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। गुजरात। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटडा। धौलावीरा। उत्तर सी, धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को तीन भागों में किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी संगोल, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। धौलावीरा। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से। बी धौलावीरा से। उत्तर बी, धौलावीरा के निवासी एवं उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह की प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल की का प्रमाण मिला है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। ए कुतांसी, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। सी और डी लोथल एवं कालीबंगा से। उत्तर सी एंड डी लोथल से सर्वाधिक तीन युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी एवं डी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार फिर से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ए मानव समाधान, बी पशुओं के समाधान, सी आवासीय भवन, डी रक्षा दीवार। सही उत्तर है ए मानव समाधान। उत्तर ए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पारीद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी
दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी अमेरिका में, डी भारत में। सही आंसर है डी, भारत में। उत्तर डी, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। सही आंसर है सी, एक और दो दोनों। उत्तर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से संबंधित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उसके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी एक दो और तीन, डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर है बी केवल दो। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उत्तर बी, वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटड़ा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। अतः
विकल्प बी उचित उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थलों पर एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? हड़प्पा, चनहूदड़ो, लोथल एवं मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है डी, मोहनजोदड़ो। उत्तर डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी बैल, सी घोड़ा, डी भेड़। सही उत्तर है सी घोड़ा। उत्तर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। प्रश्न अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। सही उत्तर है ए शेर। उत्तर ए, दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिगत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर तीन अभीष्ट होगा। अगला प्रश्न है, मरण पट्टिकाएं पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। प्रश्न एक बार फिर से, मरण पट्टिकाएं पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ए बनावली से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से, डी सुरकोटडा से। सही आंसर है ए बनावली से। उत्तर बी, कालीबंगा के मरण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ए रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता, डी मिस्र की सभ्यता। सही उत्तर है डी, मिस्र की सभ्यता। उत्तर डी, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा था?
कौन सा है? माया, एजटेक, मुइस्का, इंका। बी, माया, मुइस्का, इंका, एजेक्ट। सी, एजटेक, मुइस्का, माया का। डी, एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। सही उत्तर है डी, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। उत्तर डी। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकार निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलिज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरस तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ए, सिंधु। बी, मिस्र। सी, सेमोरिया सुमोरिया सुमेरिया। डी, चीन। सही उत्तर है सी, सुमेरिया। उत्तर सी, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इसकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। आज के क्विज में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले क्विज से कभी न चूकें। बेल आइकन भी दबा लें। कमेंट्स में अपना स्कोर शेयर करें और देखें कि आप दूसरों से आगे हैं या नहीं। नए सवालों और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।